Hello everyone. So today we are going to start chapter number 17 of class 11th biology, that is breathing and exchange of gases, जिसको सिंपल शब्दों में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फूड का हम इंटेक करते हैं वो इसलिए करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड हो सके, हमें हम काम कर सकें कुछ आगे। तो इस डायग्राम से हम कुछ बेसिक बात समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल्स हैं। फूड पार्टिकल्स मतलब जो फूड हमने खाया वो सेल्स के पास पहुंच गया, लेकिन अब वो एनर्जी लिबरेट कैसे करानी है? वो एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो उस फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ऑक्सीडाइज होगा और हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, प्लस एक हार्मफुल सब्सटेंस जो कि CO2 है। ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मतलब इनडायरेक्टली ऑक्सीजन जो है फूड को ऑक्सीडाइज करता है। फूड में जिसे हम ग्लूकोज, अपना न्यूट्रिएंट्स जो भी हम इनटेक करते हैं जैसा भी। तो उसके बाद रेस्पिरेशन का सिर्फ एक यही काम नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। उसका जो एक सिग्निफिकेंट रोल है वो एनर्जी लिबरेशन का ही है। मतलब ऑक्सीजन का जो मेजर रोल है वो यही होता है कि वो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, सेल के पास जाकर वो ऑक्सीडेशन कराता है। उसके बाद इस डायग्राम की मदद से हम कुछ बेसिक प्रोसेस समझेंगे। मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ये जो है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मान लीजिए हमारे, जैसे हम बात करेंगे अब लंग्स की, अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते तो उनमें गिल्स हो जाता। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो उसका एक मतलब उसकी जो एक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उसमें बीच में ये जो देख पा रहे होगे आप, एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। तो ये ऑक्सीजन जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स के पास। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में डिफ्यूज होकर ये हमारे सेल के पास चला गया। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गया। वहाँ पर फूड पार्टिकल्स भी थे हमारे, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको ऑक्सीडेशन करेगा और हमारे पास रिलीज हो जाएगी CO2 प्लस एनर्जी। अब CO2 तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि ऑब्वियसली एक हार्मफुल गैस है। तो CO2 वापस इसके सेल के पास जाएगी। सेल के बाद ये ब्लड में डिफ्यूज होकर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास जाएगी और वहाँ से ये वापस हम एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज कर देते हैं। अब जो बात हमने ऊपर डायग्राम के थ्रू समझी वही मैंने यहाँ 5 स्टेप्स में जो है लिख रखी है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, यानी एटमॉस्फेयर से जो हमने ऑक्सीजन ली और वो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास गई। सिर्फ इस प्रोसेस को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द लंग्स बिटवीन एयर एंड ब्लड। उसके बाद यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन पहुँच गई थी, उसके बाद जो है ये ब्लड में जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ गैस का लंग्स में एयर और ब्लड के बीच में। थर्ड स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। उसके बाद गैस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ ब्लड से सेल के पास। फोर्थ स्टेप है हमारा अगेन डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड सेल, यहाँ पहुंचकर। फिफ्थ स्टेप यानी हमारा मेजर और सिग्निफिकेंट स्टेप जो है इनसाइड अ सेल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी रिलीज्ड, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर डिटेल में बात की है। और इन 5 स्टेप्स को मिलाकर जो बनता है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी हमें पहले लगता था कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, सेम ही चीज़ है, सांस लेना सांस छोड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग तो केवल एक फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैस है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, जबकि 5 स्टेप्स को मिलाकर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है।
नेक्स्ट हम बात करें, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब नीट में पूछ लेंगे, ये पांचों स्टेप्स में से या तो किसी स्टेप को मिस आउट कर देंगे, इनको जो है आगे पीछे कर देंगे। तो ये पांचों स्टेप सीरीज में याद करने और समझने हैं। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो अब जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, जबकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी कम रिलीज होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अब अंडरस्टूड है, हमने ऊपर इतना समझा है कि अब हम यहाँ ये देख पाए कि इनसाइड एवरी सेल जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और हमारा लिबरेशन होता है एनर्जी का। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में प्लस वाइट मसल फाइबर्स में। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रैब साइकिल भी एब्सेंट होती है। दैट हाउएवर वहाँ पे ऑक्सीजन भी एब्सेंट होगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हम मूव करें, अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक जो स्पीसीज हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और वो कैसे काम करता है, वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। इन इंसेक्टा जो फाइलम है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रैकियल ट्यूब होता है। ये देखिए, हम पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये मान लीजिए कॉकरोच है हमारा, कॉकरोच के जो बॉडी सरफेस पे होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे स्पाइरेकल्स होते हैं, यानी छेद होते हैं। यानी जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, नोस्ट्रिल्स होते हैं, उसके थ्रू हम सांस लेते हैं। तो जो नोस्ट्रिल्स हैं हमारे, वो इन स्पाइरेकल्स के इक्वल है, मतलब ये भी नोस्ट्रिल्स जैसा ही काम करते हैं। नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर अंदर जाती है और ये ट्रैकियल ट्यूब जो आप देख पा रहे हैं, इससे डायरेक्ट ये गैस जो है डिफ्यूज हो जाती है टिश्यूज और सेल्स तक। यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब का मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड जो है डायग्राम छोटा सा बनाया है। देखिए, ये ट्रैकियल ट्यूब है, एयर अंदर गई, सीधा कहाँ तक पहुँची, टिश्यूज और सेल्स तक। यानी इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये थी कि सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी हमारा ब्लड कोई रोल प्ले नहीं करता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में। यानी बिना ब्लड की मदद के, बिना किसी सर्कुलेटरी फ्लूइड की मदद से जो एयर जो है टिश्यूज और सेल्स तक पहुंच जाती है। जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे में क्या होता है कि वही लंग्स के बाद सेल्स तक पहुंचने में ब्लड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू ही वो सेल्स तक जाता है, जहाँ पे जाकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स का उसका फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, ब्लड का कोई रोल प्ले नहीं होता, डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाती है गैस टिश्यूज और सेल्स तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, और ये तीनों फॉरन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, लेकिन मैंने एक एडिशनल एग्जांपल लिया है। इनमें ये कैसे रेस्पिरेटरी इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता ऐसा, वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही जो है अपना रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करते हैं। बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन जो इनका जनरल बॉडी सरफेस होता है यही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थवर्म्स की, तो उनमें जो उनकी मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन होती है उसकी मदद से वो है रेस्पिरेशन करते हैं। ये जो मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन ही मान लीजिए इसे, ये वेस्कुलर होती है, थिन होती है और ब्लड को सप्लाई करती है। उसके बाद अगर हम अब एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इनमें गिल्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एग्जाम्पल देखिए, प्रॉन्स, मोलस्का, फिश। जो भी एनिमल फाइलम ग्रुप गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करता है उस प्रकार की रेस्पिरेशन को हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि लंग्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके एग्जांपल हम जानते हैं मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा। जबकि मॉइस्ट स्किन का एक जो बेनिफिट होता है, एक जो सिग्निफिकेंट जो हम कह सकते हैं इसका एक एडिशनल क्वालिटी है, वो ये है कि वाटर प्लस एयर,
यानी ये दोनों मतलब चाहे कोई स्पीसीज वाटर में रह रही है वो तब भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कर सकती है, एयर या लैंड में है तब भी कर सकती है। ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी हमने 3 टाइप्स की रेस्पिरेशन ऊपर पढ़ी है। गिल्स से जो हो वो ब्रांचियल रेस्पिरेशन, लंग्स की मदद से जो हो वो पल्मनरी रेस्पिरेशन, और मॉइस्ट स्किन से जो हो वो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जिसका डुअल फंक्शन है बेसिकली। एग्जाम्पल है कुछ एम्फीबियंस और फ्रॉग। अब एम्फीबियंस में जैसे टैडपोल लार्वा है वो रेस्पायर करता है अपने गिल्स के थ्रू, जबकि एम्फीबियंस वाटर में जब होंगे तो वो अपनी स्किन का यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। लैंड पे अगर वो हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन का, लंग्स का या फिर बक्कल कैविटी का। तो अब हम जानते हैं कि फ्रॉग जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, मतलब वो एक कोल्ड ब्लडेड है। वो उसको अपना जो रेगुलेट करने के लिए ब्लड टेम्परेचर, वो जो ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी के समय में हाइबरनेशन या एस्टिवेशन की स्टेट में चला जाता है, तो उस दौरान वो अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। अब पीछे जो हमने पढ़ा उस सभी का एक क्विक रिकेप है यहाँ, ताकि इजी हो जाए समझना और याद करना। आप इसको एज इट इज़ भी नोट कर लेना अपने बुक में या अपनी नोटबुक में। ये एक साइड ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखे हुए हैं, दूसरी साइड है उसके एग्जाम्पल। जनरल बॉडी सरफेस स्पॉन्जीज, नाइडेरिया, टीनोफोरा, फ्लैटवर्म। मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन जो होती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है अर्थवर्म और फ्रॉग की। उसके बाद गिल्स की मदद से जो है फिश और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, हाँ ये मोलस्का, टेडपोल लार्वा भी इसी के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद लंग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबिया ऑन लैंड। ट्रैकियल ट्यूब, इंसेक्टा, जो कि हमने डिटेल में ऊपर पढ़ा था। उसके बाद यहाँ तक तो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि भाई ट्रैकियल ट्यूब तक इंसेक्टा का ये होता है। बुक लंग्स और बुक गिल्स के बारे में नहीं दे रखा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ डाला है कि 1% नीट में एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ भी जाए ऐसा कुछ, तो मतलब कन्फ्यूजन ना हो। तो बुक गिल्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है स्पाइडर और स्कॉर्पियन का, जबकि बुक गिल्स जो होता है वो होता है किंग क्रैब का। ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी आ जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेल का क्या होता है। अब हम सोचेंगे भाई वेल तो पानी में रहती है, एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेल एक मैमल है, तो उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उनका लंग्स होता है, जबकि शार्क एक फिश है, उनमें गिल्स होगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेसल पैसेज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्यूबल्स एंड पेयर्ड लंग्स। आगे हम इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी पॉइंट्स को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक मैंने नोट्स बनाए थे, मतलब ये इंट्रोडक्शन के तौर पे है सब कुछ। उसके बाद पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज। डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे हो गए एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के पीछे हमारा होता है नेसल पैसेज, और जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स को दोनों को हमारे अलग करता है वो होता है हमारा नेसल सेप्टम। सेप्टम जो है ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, और जो हमारी टिप ऑफ नोस्ट्रिल होती है, हमारे 2 नोस्ट्रिल है, दोनों की जो टिप होती है वो होती है इलास्टिक फाइबर की बनी हुई। उसके बाद अगर हम बात करें नेसल पैसेज लाइंड बाय PSCCG, यानी शूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलामनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक बार और रिपीट करती हूँ, शूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलामनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये जो होती है नेसल पैसेज पासिस म्यूकस इन, क्यों? क्योंकि ये PCSSGE से लाइंड होती है, और ये जो होती है गोबलेट सेल्स प्लस सीलिया होती है इनमें। बेसिकली ये होती ही म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है इनमें। तो जो नेसल पैसेज है वो अब हम खुद ही सोच सकते हैं कि हमारा जो नेसल पैसेज है वो क्या करता है, म्यूकस को आउटसाइड पास करता है या इनसाइड? ऑब्वियसली इनसाइड। उसके बाद हमारे नोज़ का जो है एक और सिग्निफिकेंट काम होता है जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, वो है स्मेलिंग का। तो उसको हम ओल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे नेसल पैसेज में स्मेलिंग के पर्पज़ के लिए। श्नीडेरियन मेम्ब्रेन भी इसे हम कहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ डबल स्टार लगाया है बोमेंस ग्लैंड पे।
क्योंकि एक बोमेंस कैप्सूल होती है जो कि हमारी एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में है, एक बोमेंस ग्लैंड है। यहाँ शायद कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भाई ग्लैंड था कैप्सूल था, कैप्सूल उस एक्सक्रीटरी वाले में होता है और ग्लैंड है रेस्पिरेटरी वाले में। ये जो होता है वाटरी फ्लूइड सिक्रेट करता है, ये भी अगेन स्मेलिंग के प्रोसेस में ही काम आता है, और ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, थोड़े से जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस करे हैं उनको अच्छे से समझने के लिए। ये है हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, इनको जो अलग करता है वो होता है हमारा सेप्टम, नेसल सेप्टम। उसके बाद ये है हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ये जो हमारे माउथ को और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स को अलग करता है ये होता है पैलेटे। उसके बाद आता है हमारा ये पैलेटे हो गया। पैलेटे में जो है बक्कल कैव, अगर हम अपना मुंह खोले तो हमारी बक्कल कैविटी में एक लटकता हुआ रेड रेड सा कुछ होता है, उसको हम यूवुला कहते हैं या फिर वेल्वम पैलेटी। उसके बाद ये जो मैंने रेड पेन से ऐसे राउंड कर रखा है ये रीजन है हमारा फेरेंक्स का। यूवुला का एक काम ये भी होता है कि ये फेरेंक्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम नेसोफेरेंक्स कहते हैं, नेसोफेरेंक्स, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम ओजोफेरेंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोफेरेंक्स। उसके बाद ये हमारा माउथ, ये हमारा यूवुला, यहाँ पर आता है हमारा यानी देखिए हमारे उसमें गर्दन में दो पाइप्स होती हैं, एक तो होती है हमारी खाने की, एक हमारी सांस की, यानी एक ट्रैकिया होगी, एक इसफेगस होगी। ये वाली ट्रैकिया, ये वाली ट्रैकिया है और ये वाली इसोफेगस है। इसोफेगस के ऊपर ये गलट होता है, यहाँ पे ये एपिग्लोटिस है जो ग्लोटिस की कवरिंग होती है, और ये हमारी ट्रैकिया पाइप। अब इनका हम थोड़ा सा रोल समझते हैं, काम समझते हैं। जो यूवुला है, हम खाना खा रहे हैं, उसको हम स्वेलिंग करते हैं ना जिस टाइम, उस टाइम ये जो यूवुला है ये लिफ्ट अप हो जाता है। क्यों लिफ्ट अप होता है? अब देखिए खाना हमने खाया, अब खाने की जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ है भाई? वो तो अब ट्रैकिया में भी जा सकता है, ईसोफेगस में भी जा सकता है, और जाने को वो वही इंटरनल नोस्ट्रिल में भी जा सकता है। क्यों? यहाँ से आया, खाना आया, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पीछे भी पास हो सकता है। तो इंटरनल जो हमारे नेयर्स है इनमें फूड ना जाए इसके लिए ये यूवुला लिफ्ट अप हो जाता है और इंटरनल नोस्ट्रिल्स को कवर कर लेता है ताकि फूड अपने सही जगह पर जा पाए। अब चलो एक केस तो ख़त्म कि इंटरनल नोस्ट्रिल्स में तो नहीं जाएगा क्योंकि यूवुला लिफ्ट अप हो रहा है। अब ट्रैकिया में जाने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ट्रैकिया में खाना ना जा पाए इसके लिए जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, जो कि एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, ये ग्लोटिस को कवर कर देती है, और जिसकी वजह से अब ये ग्लोटिस भी कवर हो गया भाई, ये अब ग्लोटिस के ऊपर ऐसे आ गई, जिसकी वजह से ट्रैकिया में भी फूड नहीं जा सकता। बचा क्या? हमारा ईसोफेगस। गलट से ईसोफेगस में हमारा फूड चला जाता है, जो कि फिर आगे अपना प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद ड्यूरिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग रेट रिमेन्स 0। हाँ ऑब्वियसली, अब यहाँ पे अगर एपिग्लोटिस ने ग्लोटिस को कवर कर दिया तो ट्रैकिया की पाइप तो बंद हो गई ना उस टाइम, तो उस टाइम जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो 0 होता है, और मिनिमम कब होता है? ड्यूरिंग स्लीप। अब हम आते हैं ट्रैकिया पे। ट्रैकिया यानी विंड पाइप। विंड पाइप पे हम इसे कहते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, अप टू 5th मिड थोरेसिक कैविटी तक ये होती है। ये 5th मिड थोरेसिक कैविटी याद रखने योग्य पॉइंट है। कंसिस्ट ऑफ PCSSGE, ये भी इसी से लाइंड होती है। और हाँ अब देखिए नेसल पैसेज पीछे हमने पढ़ा कि पासिस म्यूकस इन, जबकि ट्रैकियल पैसेज जो होता है पासिस म्यूकस आउट, ये म्यूकस को आउटसाइड पास करता है। अब जो हमारे लैरिंग्स यानी साउंड प्रोडक्शन, जो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं बेसिकली लैरिंग्स, ये लैरिंग्स जो है मेल और फीमेल में मतलब इनका साइज वेरी करता है, क्योंकि मेल में जो है अडाम्स एप्पल होता है उनके लैरिंग्स में, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी हैवी और ऐसी होती है, मतलब हैवी सी, और वुमेंस की आवाज़ थोड़ी सी लो सी ऐसी होगी। तो 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं थायराइड और एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में। ये कार्टिलेज वाला टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। लैरिंग्स की 3 मेन कार्टिलेजेस होती हैं, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज। और जो हमारे 2 वोकल कॉर्ड हैं ट्रू और फॉल्स, वो थायराइड और एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में सिचुएटेड होते हैं।
तो दो पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वो साउंड ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि फॉल्स उसकी मदद करता है, यानी मोइस्ट करता है, उसे नरिश करता है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर पाए इजिली। ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वो कंपोज होता है शीट ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जबकि फॉल्स कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स। इंसान में यानी हम में तो अब भाई लैरिंक्स होता है साउंड बॉक्स, बर्ड्स में जो साउंड बॉक्स होता है उसे हम सिरिंग्स नाम से जानते हैं। सिरिंग्स लैरिंक्स से सिमिलर ही है सिरिंग्स। तो अब थोड़े से ये पॉइंट पढ़ते हैं। इन ट्रैकिया 16 to 20 सी शेप, जो हमारा ट्रैकिया विंड पाइप है 16 से 20 सी शेप्ड। सी शेप्ड से मतलब है कि वो फुल्ली मतलब ऐसे राउंड नहीं होती, ठीक है, वो आधी ही होती है, मतलब डोर्सल साइड पे। Cartilaginous rings are present which prevent trachea from collapsing. These are composed of hyaline cartilage. These rings are incomplete on dorsal. Incomplete होती है, जो मैंने बताया C shaped का मतलब ही है कि वो incomplete होती हैं on dorsal surface of trachea. Trachea divides at the level of fifth thoracic vertebra into left and right primary bronchi. Left जो हमारी लंग्स होती है उसमें 2 lobes होते हैं, जबकि राइट में 3 होते हैं। Each bronchi undergoes repeated divisions to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending in a very thin terminal bronchioles. इस पॉइंट को हम इसकी अपने डायग्राम की मदद से डिटेल में समझेंगे। देखिए डायग्राम का फ़ायदा ये होता है कि समझना भी आसान होता है और याद करना भी फिर इजी हो जाता है, जबकि पॉइंट से हम थोड़ा सा पजल हो सकते हैं कि कैसे क्या। और आप देखिए यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ। प्राइमरी अब ट्रैकिया था, ट्रैकिया डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकाई में बेसिकली। तो ब्रोंकाई में जो है प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर रिपीटेड डिवीजन करेगी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में। टर्शरी ब्रोंकाई को हम सेगमेंटल भी कहते हैं। टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, फिर आता है एल्वियोलर डक्ट, फिर आर्टरिया, फिर एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोली। तो आप समझिए कि हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होके एंड होता है हमारा एल्वियोली पे। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होके हमारा एंड होगा कहाँ पे, एल्वियोली पे। अब देखिए ये जो मैंने ये रेड पेन से जो पार्टीशन बना रखा है, इसके राइट साइड जहाँ ये एरो है मेरी, यहाँ इस साइड जो है इस पोर्शन को हम ब्रोंकाइल ट्री कहते हैं, ब्रोंकाइल ट्री। और हमारे लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंकाइल ट्री में रिंग्स प्रेजेंट होंगी, रेस्पिरेटरी ट्री में रिंग्स अब्सेंट होंगी। ये जो है सीलिया और म्यूकस होता है ब्रोंकाइल ट्री में, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री स्क्वेमियस सेल से बनी होती है और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये एक मेजर पॉइंट है, मेजर चीज़ है, याद रखने योग्य है कि रेस्पिरेटरी ट्री में स्क्वेमस सेल्स होती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जबकि ब्रोंकाइल ट्री में रिंग्स प्रेजेंट होंगी, रिंग्स तो प्रेजेंट होंगी लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये वही जो बात हमने पीछे मैंने बताई अभी, वही मैंने यहाँ लिखी है थोड़ा सा। फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई टू टर्मिनल ब्रोंकायोल्स, इस जोन को हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। डेड स्पेस एयर प्रेजेंट होती है। क्यों? मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ट्री जो वाला जो पोर्शन था वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, लेकिन ब्रोंकाइल ट्री वाले में नहीं हो रहा था। ब्रोंकाइल ट्री वाले रीजन को हम कंडक्टिंग जोन भी कहते हैं। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता, जिसकी वजह से डेड स्पेस एयर वहाँ पे होती है। जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल्स से लेके एल्वियोली तक एक्सचेंजिंग जोन हम उसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एल्वियोलर एयर फाउंड होती है। एल्वियोलर एयर फाउंड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसका ही अगर हम हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम दे रखा है लंग्स का, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि ट्रैकिया डिवाइड कैसे हो रही है। हमारे वो पूरा ट्री बनता चला जाता है, प्राइमरी में सेकेंडरी टर्शरी, फिर वो ब्रोंकियोल्स, फिर वो एल्वियोलर सैक, एल्वियोली, वो पूरा आप वहाँ से भी थोड़ा सा बुक में से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर से हम रिकेप करेंगे पीछे डायग्राम के थ्रू अच्छे से सारा। स्टार्टिंग से देखते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद आता है नेजल पैसेज, फिर आगे हमारा फेरेंक्स, फिर आया हमारा ग्लोटिस, फिर लैरेंक्स,
ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायोल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंकायोल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी, फिर हमारा एल्वियोलर डक्ट आ गया, फिर आर्टरिया, उसके अंदर आर्टरिया से एल्वियोलर सैक, उसके बाद एल्वियोली। ये जो मैंने रेड पेन से बाउंड कर रखा है एरिया, इसको हम अगेन एक्सचेंजिंग जोन कहेंगे, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। ये छोटा सा डायग्राम और मैंने यहाँ बनाया है। टर्मिनल ब्रोंकायोल्स डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी, देन एल्वियोलर डक्ट, फिर ये हमारा आर्टरिया, ये हमारे राउंड जो है वो है एल्वियोली, और उसके बाद ये जो हमारा एरिया ये एल्वियोलर सैक। उसके बाद जो ये कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंजिंग पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है, यही थोड़ा सा और देख लेंगे। कंडक्टिंग पार्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक, मतलब ये सिर्फ कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट मतलब हमने देखा हो कि मतलब निर्देश दे रहा है कि भाई यहाँ तक जाओ, मतलब ऐसे जाओ, ठीक है। कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट काम कर नहीं रहा है ये, तो क्लियर करता है उस एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को अपने एल्वियोल तक पहुँचाते पहुँचाते फॉरेन पार्टिकल से उसको नरिश ह्यूमिडिफाई करता है और उसको ब्रिंग करता है एयर को बॉडी टेम्परेचर तक, क्योंकि म्यूकस होता है तो उसको अपने बॉडी टेम्परेचर तक उसको लेकर आता है। उसके बाद एक्सचेंजिंग पार्ट क्या होता है का जो रोल होता है वो होता है साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्चुअल डिफ्यूजन की जो है ये साइट होती है ऑक्सीजन और CO2 के बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ब्लड से एटमॉस्फेरिक एयर में जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो होता है, वो करता है एक्सचेंजिंग पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।